और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तरी ईरान में मदरसे पर हमला हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने कॉकटेल के साथ स्थानीय मदरसे पर हमला किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाए मदरसों पर उपयोग घृणा, नारी द्वेष और कट्टरवाद की विचारधारा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है और इसी के साथ प्रदर्शन भी किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और यहां पर मदरसे पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाए मदरसों का उपयोग घृणा, नारी द्वेष और कट्टरवाद की विचारधारा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उत्तरी ईरान के मदरसे पर यह हमला, बाबोल मदरसे पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया, साथ ही कई आरोप भी लगाए। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी आज एक ही दिन में 3 प्रदेशों का भ्रमण करेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश पहुंचेंगे, जहां वो ईटानगर के डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद यूपी के वाराणसी जाएंगे और शाम को पीएम मोदी गुजरात पहुंचेंगे, जहां 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का पूरा कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आखिर में गुजरात पहुंचेंगे पीएम मोदी। सुबह 9 बजे ईटानगर पहुंचेंगे, जहां पर डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा। इसी के साथ हाइड्रो पावर स्टेशन का लोकार्पण होगा। यह एयरपोर्ट जिसमें बेहद खासियत है, सभी सुविधाओं से लैस है ये एयरपोर्ट। तो अरुणाचल प्रदेश का कार्यक्रम सुबह 9 बजे ईटानगर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। इसी के साथ आपको बता दें कि पावर स्टेशन का लोकार्पण भी किया जाएगा। यह अरुणाचल प्रदेश का पूरा कार्यक्रम होने वाला है और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। इस एयरपोर्ट में खास क्या है वो आपको बता दें। अरुणाचल प्रदेश की परंपराओं, अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, परंपराओं का नामकरण। डोनी का अर्थ सूर्य होता है, जबकि पोलो की बात करें तो पोलो का अर्थ होता है चंद्रमा और दोनों को मिलाकर इस एयरपोर्ट का नाम बना है। 690 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में यह एयरपोर्ट विकसित है। 640 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है एयरपोर्ट, जबकि 2300 मीटर का इसका रनवे है। सभी मौसम में ऑपरेट हो सकता है यह एयरपोर्ट, यानी कि हर लिहाज से यह एयरपोर्ट सुरक्षित है। आज पीएम मोदी इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां दोपहर 1:30 बजे पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे काशी तमिल संगमम का उद्घाटन, दोपहर 2 बजे काशी तमिल संगमम का उद्घाटन होगा और एमपी थिएटर के मैदान में संबोधन होगा। तमिलनाडु के छात्रों और वरिष्ठ जनों से पीएम संवाद करेंगे। उत्तर प्रदेश का ये पूरा कार्यक्रम और इसके बाद सबसे आखिर में प्रधानमंत्री मोदी गुजरात पहुंचेंगे। रात्रि विश्राम भी गुजरात में ही किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम आपको बताया, जहां पर 2 बजे कार्यक्रम, 1:10 पर उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, जहां पर तमिलनाडु के छात्रों और वरिष्ठ जनों से संवाद होगा। अब बात गुजरात की कर लेते हैं, जहां पर शाम 6:30 बजे दमन से वापी तक रोड शो करेंगे। रात्रि 8:30 बजे वलसाड़ पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और वलसाड़ में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे पीएम मोदी। तो गुजरात का ये पूरा कार्यक्रम आपको बता रहे हैं, जहां पर
रात्रि विश्राम भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तमिलनाडु से शुरुआत होगी। आज एक ही दिन में 3 प्रदेशों का भ्रमण करेंगे पीएम मोदी। तो गुजरात चुनाव में पूरी ताकत झोंक चुकी है बीजेपी। चुनाव प्रचार को और धार देने के लिए पीएम मोदी आज गुजरात पहुंचेंगे। पीएम गुजरात में 3 दिनों तक रुकेंगे और इन तीनों दिनों में पीएम मोदी की ताबड़तोड़ 8 रैलियां होंगी। आपको बता दें कि गुजरात में कुल 182 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होने हैं। तो पीएम मोदी का गुजरात दौरा आपको बता रहे हैं। 19 से 21 नवंबर तक 8 रैलियां। 19 नवंबर शाम 6 बजे दमन पहुंचेंगे। 3 दिनों में ताबड़तोड़ 8 रैलियों के जरिए जनता से मुखातिब होंगे और साथ ही बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील की जाएगी। शाम को दमन से वापी तक रोड शो होगा और 3 दिनों तक ये कार्यक्रम, जिसमें ताबड़तोड़ 8 रैलियां करेंगे पीएम मोदी। 19 नवंबर शाम 6 बजे दमन पहुंचेंगे। 19 नवंबर शाम 6:15 पर दमन से वापी तक रोड शो और शाम 7 बजे वापी में जनसभा को करेंगे संबोधित। रात्रि 8 बजे वलसाड़ पहुंचेंगे। रात्रि 8:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद वलसाड़ में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे पीएम मोदी। ये 19 नवंबर का कार्यक्रम 20 नवंबर सुबह 9 बजे सोमनाथ के लिए रवाना हो जाएंगे। सुबह 10:15 पर सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन का कार्यक्रम। सुबह 11 बजे वरावल में जनसभा और दोपहर 12:45 पर भी रैली को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:30 बजे अमरेली में जनसभा को संबोधित किया जाएगा और शाम 6:15 बजे बोटाड़ में रैली को करेंगे संबोधित। 20 नवंबर को गांधीनगर में रात्रि विश्राम और 21 नवंबर दोपहर 12 बजे सुरेंद्रनगर में जनसभा। शाम 4 बजे नवसारी में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। तो ये पूरा कार्यक्रम आपको बता रहे हैं 19-21, जहां 8 रैलियां करेंगे और साथ ही बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट की अपील की जाएगी। तो गुजरात में वैसे ये त्रिकोणीय मुकाबला है, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 1 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है। पहले चरण की 89 सीटों पर होने वाले चुनाव में नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रोसेस पूरी होने के बाद अब इन सीटों पर 70 महिलाओं समेत कुल 788 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और 1 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होगा। पहले चरण की 89 सीटों पर होने वाले चुनाव में नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रोसेस पूरी होने के बाद इन सभी सीटों पर 70 महिलाओं समेत कई उम्मीदवार चुनावी मैदान में। अब बात करें कि कितने प्रत्याशी किस पार्टी ने उतारे। बीजेपी ने 89 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा। कांग्रेस ने भी 89 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि आम आदमी पार्टी ने 88 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा। बीएसपी ने 57, जबकि एआईएमआईएम ने 6 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा और विभिन्न दलों ने 89 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा। निर्दलीय की बात करें तो 349 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा। बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी सभी सीटों पर उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा। कुल 89 सीटों पर मतदान होंगे। आपको बता दें कि कुल 788 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं।
बीजेपी ने 89, कांग्रेस ने 89, आम आदमी पार्टी ने 88, बीएसपी ने 57, एआईएमआईएम ने 6, विभिन्न दलों ने 49 उम्मीदवार, जबकि निर्दलीय की बात करें तो निर्दलीय ने भी 349 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा। तो 1 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होगा और पहले चरण की 89 सीटों पर होने वाले चुनाव में नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रोसेस पूरी होने के बाद इन सभी सीटों पर 70 महिलाओं समेत कई उम्मीदवार चुनावी मैदान में। और अब बात श्रद्धा हत्याकांड की, जहां पर श्रद्धा के सिर की तलाश के लिए अब दिल्ली पुलिस जोर शोर से जुट गई है। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने पूरी दिल्ली पुलिस को आदेश दिए कि जैसे ही जहां पर भी शव मिले तुरंत उन्हें इसकी जानकारी दी जाए। साकेत कोर्ट ने आरोपी आफ्ताब का 5 दिनों के भीतर नार्को टेस्ट कराने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर रोहिणी साइंस लैब के तहत टेस्ट किया जाएगा। पुलिस को श्रद्धा की 6 पेज की एक चैट मिली है और इस चैट से ये साफ होता है कि श्रद्धा के साथ आफ्ताब मारपीट किया करता था और श्रद्धा काफी डरी हुई थी। पुलिस का कहना है कि आफ्ताब बेहद ही शातिर था, उसने अपना गुनाह तो कबूल कर लिया लेकिन सारे सबूत मिटा दिए और यही वजह है कि अब पुलिस श्रद्धा का सिर यानी कि खोपड़ी की तलाश कर रही है। अब नार्को टेस्ट क्या होता है? आरोपी से सच उगलवाने के लिए यह टेस्ट कराया जाता है ताकि आरोपी अपना गुनाह कबूल कर ले। डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक ये टेस्ट करते हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी इसमें शामिल होते हैं। ट्रूथ ड्रग इसे एक दवा होती है जो दी जाती है जिसके बाद आरोपी सच कबूल कर लेता है। सोडियम पेंटोथल का इंजेक्शन का इसमें इस्तेमाल भी किया जाता है। पूरी तरह से बेहोश नहीं होता आरोपी, नशे में होता है लेकिन उसे होश होता है कि उसे क्या कहना है। सचेत दिमाग सुस्त अवस्था में चला जाता है। लॉजिकल स्किल नहीं कर पाती है इसमें काम, तो ये पूरा हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है। कई बार इसमें अपराधी बेहोश भी हो जाते हैं, पूछे जाते हैं केस से संबंधित सारे सवाल और टेस्ट में कई बार सच बता देता है अपराधी और इसी वजह से अब नार्को टेस्ट किया जाएगा। जांच टीम को चकमा भी अब नहीं दे सकता है अपराधी, लेकिन कई बार नार्को टेस्ट में भी अपराधी झूठ बोल देते हैं। नार्को टेस्ट से पहले क्या होता है आपको बता दें, शारीरिक परीक्षण किया जाता है। इसमें भी डॉक्टर्स की पूरी टीम वहां पर होती है जो पूरा टेस्ट करती है और इस टेस्ट में पता लगाया जाता है कि क्या आरोपी का नार्को टेस्ट होना चाहिए या नहीं। बीमार और ज्यादा उम्र वालों का टेस्ट नहीं होता। दिमागी रूप से कमजोर आरोपी का भी टेस्ट नहीं किया जाता। जो दिमागी रूप से और शारीरिक रूप से पूरी तरह सही होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, उन्हीं का नार्को टेस्ट किया जाता है। तो नार्को टेस्ट से पहले जो सावधानियां बरती जाती हैं आपको बता दें, सेहत, उम्र और जेंडर के आधार पर आरोपी को दवाइयां दी जाती हैं। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस एक एक पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। आरोपी आफ्ताब को लेकर पुलिस गुरुग्राम गई, जहां हर तथ्य की जानकारी जुटाई गई। वहीं आज एक बार फिर से पुलिस मेहरौली के जंगल में छानबीन करेगी। इसी बीच श्रद्धा की एक पुरानी तस्वीर और चैट सामने आई जिसमें उसके साथ मारपीट के जिक्र भी हुए हैं। श्रद्धा हत्याकांड के बाद देश में आक्रोश है। जैसे जैसे जांच का दायरा तेजी से बढ़ता जा रहा है, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस की जांच के लिए 9 टीमों का गठन किया गया। आरोपी आफ्ताब को लेकर दिल्ली पुलिस गुरुग्राम पहुंची, जहां डीएलएफ फेज 2 में तलाशी की गई। पुलिस एक बार फिर मेहरौली के जंगलों में पहुंची और एक बार फिर जंगलों को छान मारा।
सबूत को तलाशने में पुलिस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस बीच श्रद्धा का एक पुराना मैसेज सामने आया। ये मैसेज 24 नवंबर 2020 का है। इस चैट में श्रद्धा ने पिटाई होने की बात कही। श्रद्धा के दोस्त ने भी खुलासा करते हुए कहा है कि आफताब उसे अक्सर पीटता था। श्रद्धा की पुरानी तस्वीर में भी चोट के निशान नजर आ रहे हैं। वहीं इस दौरान श्रद्धा को वसई के एक मल्टी स्पेशलिटी में एडमिट किया गया था। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे रोज नए नए राज के पर्दे हटते जा रहे हैं। पुलिस आफताब को लेकर हिमाचल और उत्तराखंड भी जाएगी, जिससे मर्डर केस में पड़ी धूल की परतों को हटाया जा सके। पीएम मोदी ने रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि हमारे देश के लिए उनके साहस और साथ ही स्मरणीय योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। वो अंग्रेजी शासन के अपने दृढ़ विरोध के लिए प्रेरणा का स्रोत है। पिछले साल इसी दिन झांसी की अपनी यात्रा की कुछ झलकियां भी उन्होंने शेयर की। पीएम मोदी ने रानी लक्ष्मीबाई को नमन किया। कहा, देश उनके साहस को कभी नहीं भूल सकता। उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। पिछले साल इसी दिन झांसी में उन्होंने यात्रा की थी और इसकी कुछ झलकियां भी पीएम मोदी ने साझा की। आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती है। आज देश भर में इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस खास मौके पर कांग्रेस महाराष्ट्र में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में सिर्फ महिलाओं को साथ चलने की अनुमति देगी। यात्रा में कांग्रेस की विधायक, सांसद और कार्यकर्ताओं के अलावा पंचायत सदस्य हिस्सा लेंगी। ये महिला शक्ति दिखाने का एक खास मौका होगा। यात्रा में महाराष्ट्र की महिलाओं के अलावा पूरे देश की महिला नेता शिरकत करेंगी। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा कल यानी कि 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही है। इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती आज और इस मौके पर भारत जोड़ो यात्रा में महिला शक्ति नजर आएगी। भारत जोड़ो यात्रा में आज सिर्फ महिलाओं को राहुल गांधी के साथ चलने की इजाजत। महाराष्ट्र में चल रही ये भारत जोड़ो यात्रा, जहां पर महिला शक्ति आज आपको नजर आएंगी। आज राहुल गांधी के साथ सड़कों पर सिर्फ महिलाएं होंगी भारत जोड़ो यात्रा में। और कल ये भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। तो भारत जोड़ो यात्रा में महिला शक्ति नजर आएंगी। यात्रा में सिर्फ महिलाएं ही शामिल होने वाली हैं। इस खास मौके पर कांग्रेस महाराष्ट्र में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ इस पद यात्रा में सिर्फ महिलाएं साथ होंगी। यात्रा में कांग्रेस की विधायक, सांसद और कार्यकर्ताओं के अलावा पंचायत सदस्य हिस्सा लेंगी। ये महिला शक्ति दिखाने का एक खास मौका है। इस यात्रा में महाराष्ट्र की महिलाओं के अलावा पूरे देश की नेता शिरकत करेंगी। और आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी को नमन किया। ट्वीट कर उन्होंने इंदिरा गांधी को नमन किया। तो आज महिला शक्ति आपको महाराष्ट्र में नजर आने वाली है, जहां पर राहुल गांधी के साथ इस पद यात्रा में सिर्फ महिलाएं शामिल होंगी। दिल्ली के होटल ताज में कल से चल रहे नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा और आखिरी दिन है। इस सम्मेलन में 72 देशों के करीब 450 प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो वहीं आतंकवाद के खिलाफ हुए इस सम्मेलन में पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की। कल पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी और आज अमित शाह
इस सम्मेलन का समापन करेंगे। तो दिल्ली के होटल ताज में कल से चल रहे नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी दिन है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत 24।